अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम है, अगर वैसे भी बोर्ड के भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर हमें ग्राफ्स किसी भी फंक्शन का पता हो, तो एटलीस्ट हम उसका ग्राफ से हम डोमेन और फंक्शन का आइडिया लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है, वो है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। ठीक है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? जहाँ पर y इक्वल्स टू सम k। ठीक है? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जिसमें आपके पास y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आपका +5, -10, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो आपके पास अलग अलग सिचुएशंस बन जाती है। देखो, अगर मैंने ले लिया यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया 5, और यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से, तो ये क्या बन गया? ये y इक्वल्स टू 5 का फंक्शन बन गया। लेकिन अगर मैंने इस तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस के नीचे ले लिया कोई पॉइंट, है ना, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दिया, लेट इट बी -6 इस तरह से, तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला फंक्शन जो है, ये क्या है? y इज इक्वल टू -6। ठीक है? ये जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वो याद रखना, एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? y इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है? तो अगर हम रूट्स की अगर बात करें, तो y इक्वल्स टू 5 के केस में नो रूट्स, y इज इक्वल टू -6 के केस में नो रूट, मतलब y इक्वल टू k में नो रूट्स आएंगे फॉर ऑल k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? और y इक्वल्स टू 0 में हमारे पास इनफाइनाइट रूट्स आएंगे, क्योंकि रूट्स वो होते हैं जो जहाँ पर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को टच करे, और y इक्वल टू 0 खुद ही एक्स एक्सिस है, तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है? और अगर हम बात करें इसके डोमेन की, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, मतलब क्या हुआ? नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारी। ठीक है? और रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करें तो वो कौन सी होगी? एक सिंगल पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा? कोई भी कांस्टेंट जो भी है, दैट बिलोंग्स टू k, इस तरह से। ठीक है? तो ये था बहुत ही सिंपल सा कांस्टेंट फंक्शन। और उसके बाद आता है हमारे पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में दो चार बातें हमें सीखनी है कि कौन कौन सी होती है। पहले तो लीनियर फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास x की जो पावर होती है 1 होती है, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 1 है। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया फिर तो ये दोबारा से कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 डालता हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है? b। और y की अगर 0 डालता हूँ वैल्यू, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है? नेगेटिव ऑफ b अपॉन a। मतलब मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक तो आ गया 0, b, और दूसरा आ गया -b अपॉन a, 0। मतलब कि जो हमारी लाइन है, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, हमारी जो लाइन है इन दो पॉइंट से पास करेगी। अब वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई कर सकते हैं? ये पॉइंट्स इधर और इधर लाई कर सकते हैं, या इधर या इधर, मतलब ये जो वाई एक्सिस पे, और हमारे पास चार सिचुएशंस बन जाएंगी। वाई एक्सिस पे दो सिचुएशंस, एक्स एक्सिस पे दो सिचुएशंस, तो टोटल सिचुएशंस हमारे पास चार बनेंगी। कैसे? अगर हमारे पास b यहाँ पर है और a यहाँ पर है, तो इन दोनों को मैंने अगर ज्वाइन किया, ये आपका b था और ये आपका पॉइंट a, और b और a पॉइंट्स क्या है? इसको मैं b पॉइंट ले रहा हूँ और इसको मैं a पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो एंगल है, एक पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है? तो ये पहले सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास ये जो चीज़ है, इतनी वाली चीज़ है, वो क्या है? आपकी b हो गई। ठीक है? और इतनी वो जो चीज़ है वो आपके पास क्या आ गया? -b अपॉन a हो गया। ठीक है? तो आपका जो इस चीज़ का क्या कहते हैं, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो स्लोप है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। m क्या होता है? स्लोप। m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर एक्यूट एंगल है तो आपका जो tan थीटा है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ऐसे केसेस में आपके पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक? क्योंकि एक्यूट एंगल है। तो ये वो सिचुएशन जहाँ पर हमारा m इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है? तो b जो है ग्रेटर देन 0, मतलब ये y इंटरसेप्ट जो है वो ऊपर बन रहा है एक्स एक्सिस के। ठीक है? अब नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से है, और सेम वैसे ही लाइन बन रही है। ठीक है? बस अब क्या है, जो आपका पॉइंट B इधर आ गया और जो पॉइंट A है अब इधर आ गया। ठीक है? तो आपके पास जो लाइन है
कुछ इस तरह से बननी शुरू हो गई। अब ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है इस तरह से, ये बना रहा है ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ऑब्ट्यूस एंगल जो है उसका जो टैन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो ऐसे केसेस में जो आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर भी आप देखोगे बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो आएगा। अब हम वो सिचुएशन लेते हैं जहाँ पर बी लेस देन जीरो आए, मतलब नेगेटिव आए। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हो जाएंगी, एक तो ये सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पर आपका बी नीचे कहीं पर मिल रहा है, एक सिचुएशन ये हो जाएगी यहाँ पर आपके पास बी है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली जो लाइन है यहाँ, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है दोबारा से, क्योंकि हमें तो लाइन का एक्स एक्सिस के साथ देखना है, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है, इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है हमें। तो ये क्या ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये क्या बन गया, एम इज़ लेस देन जीरो, और यहाँ पर बी क्या है, वो भी लेस देन जीरो है। इस केस में अगर देखोगे आपके पास थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है तो आपका जो स्लोप है डेट विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पर आप देखोगे जो बी है वो नीचे है, इसलिए बी नीचे है ना, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो बी इज़ लेस देन जीरो। तो ये चार सिचुएशंस बन जाती है आपके लीनियर फंक्शन की। बट अब यहाँ पर एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें ये देखना है कि भी दो तीन हमारे पास स्लोप्स हैं, और कौन सी स्लोप किससे बड़ी है। सपोज करो मेरे पास एक सिचुएशन है इस तरह से, और यहाँ पर लाइंस है मेरे पास, एक इस तरह से लाइन है, एक लाइन कुछ इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, एक लाइन कुछ इस तरह से मूव कर रही है। तो ये तीन एंगल्स बना रही है, ये देखो, ये थीटा 1 बन रहा है, ये थीटा 2 बन रहा है, और ये थीटा 3 बन रहा है, ठीक है। और देखने में पता चल रहा है कि थीटा 1 इज़ लेस देन थीटा 2 इज़ लेस देन थीटा 3, ठीक है। तो अगर ये जो लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और लाइन 3 है, तो स्लोप ऑफ लाइन 1 जो होगा m1 वो m2 से कम होगा, और m3 से, और m2 m3 से कम होगा, कुछ इस तरह से। तो इसकी जो होगी लाइन 3 की स्लोप सबसे ज़्यादा होगी, ओके। एक सिचुएशन और भी हो सकती है जहाँ पर हमारे पास सारे की सारी जो लाइंस है वो ऑब्ट्यूस एंगल आ जाती हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, अलग अलग ऑब्ट्यूस एंगल्स बना रही हैं, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये थीटा, लेट इट बी थीटा 4, और ये वाला जो एंगल है थीटा 5, और ये वाला एंगल है थीटा 6, कुछ इस तरह से। तो ये है आपकी लाइन 4, लाइन 5 और लाइन 6। आपका जो थीटा 4 है डेट इज़ लेस देन थीटा 5 एंड विच इज़ लेस देन थीटा 6, ठीक है। थीटा 4 छोटा है, थीटा 5 और बड़ा है, और सबसे बड़ा क्या है, थीटा 6 है हमारा। तो इस केस में क्या होगा, जो स्लोप ऑफ लाइन होगी, लाइन 4 होगी, ठीक है, वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, देन स्लोप ऑफ लाइन 5, और वो बड़ा होगा स्लोप ऑफ लाइन 6, कुछ इस तरह से, ठीक है। क्योंकि tan जो है इन केसेस में नेगेटिव आ जाता है, और जब नेगेटिव की बात आई तो आपके जो साइंस है फ्लिप होने शुरू हो जाएंगे। तो जितना ये फ्लैट होता जाएगा, इधर को टिल्ट करता जाएगा इस तरह से, उतना स्लोप उसका कम होता रहेगा, ठीक है। तो ये थे दो सिचुएशन जहाँ पर आपको रिकग्नाइज करना है किसका स्लोप किससे बड़ा है और किस ऑर्डर में हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या हो जाती है हमारे पास 2 हो जाती है, ठीक है, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें अगर a 0 हो गया तो आपका लीनियर इक्वेशन बन सकती है या फिर कांस्टेंट भी बन सकता है। अब इसमें हमारे पास कुछ ग्राफ्स किस तरह से बनेंगे वो डिपेंड करता है, एक तो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट पे। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं हम लीनियर कोफिशिएंट, और c को बोलते हैं फ्री टर्म। तो अब जो डिपेंडेंसी है कि भी उसका कर्व कैसे बनेगा, एक तो चीज़ है a के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, d की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो d क्या होता है, d की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ इस तरह से। और अगर अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ वाई, ये ऊपर जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए, ठीक है।
तो जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो उसका क्या, या फिर आप कह लो डिफरेंस कह लो, ठीक है। दो अगर हमारे पास रूट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे आ जाएगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, तो वो क्या होता है रूट डी अपॉन ए, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर हम पहले ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो लें तो उसकी सिचुएशंस देख लेते हैं, फिर हम ले लेंगे ए इज़ लेस देन ज़ीरो वाली सिचुएशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो में क्या है, आपके पास जो कर्व है वो हमेशा फेसिंग टुवर्ड्स अपवर्ड्स, ठीक है, स्माइलिंग वाला फेस आएगा आपके पास। आप कुछ इसको क्योंकि पॉजिटिव है तो आप इसको कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि ये स्माइलिंग फेस है, ये ऊपर को जा रहा है ना। तो ये जो चीज़ है आपके पास जो कर्व आई है, अब ये कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो डिपेंड करता है डी के ऊपर, ठीक है। अगर डी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब डिस्टेंस जो है अल्फ़ा और बीटा का ज़ीरो से ज़्यादा है, तो वो एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से कट करेगा, यहाँ पर अल्फ़ा है और यहाँ पर बीटा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, नॉन ज़ीरो डिस्टेंस है, इसलिए इसकी वजह से क्या है, ये एक्स एक्सिस बीच में कहीं कट कर रहा है। अच्छा, अगर यही डिस्टेंस आपका ज़ीरो हो जाता है तो क्या होगा, मतलब आप इस तरह से सोचो, ये जो एक्स एक्सिस है ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये नीचे नीचे आ रहा है। अगर और ये देखो इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर और कम हो गया, और इधर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का डिस्टेंस ज़ीरो हो गया, क्योंकि दोनों जो है कोइंसाइड कर गए। तो अगर आपका एक्स एक्सिस टच कर रहा है, जस्ट टच करके जा रहा है, मतलब टेंजेंशियल टू द पैराबोला, तो हम क्या कहते हैं कि भी जो डी है डेट इज इक्वल टू ज़ीरो, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जो डिस्टेंस बिटवीन रूट्स है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। एक और केस होता है, अगर हमारे पास डी इज़ लेस देन ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अब डिस्टेंस लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कभी होता नहीं है लेस देन ज़ीरो, पर इस केस में कैसे हो जाएगा, नेगेटिव में अगर आ गया तो एक्स एक्सिस जो है वो उसको टच ही नहीं करेगा, वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो एक्चुअल में जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, इसकी अगर मैं रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, अब जो इसके जो रूट्स आएंगे, ये जो इसकी जो रिफ्लेक्शन टच कर रही है वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन आ जाती हैं जब व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। व्हेन ए इज़ लेस देन ज़ीरो में भी ऐसे ही तीन सिचुएशंस बनेंगी, बस आपका जो पैराबोला का शेप है वो फेसिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ये पहला वाला केस है व्हेन डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। और फिर ये हमारे पास दूसरा केस आ जाएगा व्हेन डी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या बातें हैं वो देखो, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, यहाँ जो जहाँ पर वर्टेक्स है आपका, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन आ जाती है व्हेन ये टच नहीं कर रहा और व्हेन डी इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। कुछ इस तरह से ये तीन सिचुएशन इधर बन गई। ये कैसे याद रखना है कि भाई क्योंकि नेगेटिव है ए तो सैड फेस है एंड इट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, तो इसका जो फेस का एक्सप्रेशन है वो सैड आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास केसेस बनते हैं। अब हम इसी में से कुछ चीज़ें निकालेंगे, कौन कौन सी, पहले तो ये देखेंगे जो डिस्टेंस है बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा बिटवीन रूट्स, वो रूट डी अपॉन ए कैसे आया। फिर जो हम देखेंगे वर्टेक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, तो ये हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ जाती हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए टू ए, और बीटा की वैल्यू आ जाती है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए। ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, डेट इज़ माइनस बी प्लस रूट डी नेगेटिव ऑफ माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, that is equal to negative of b plus root d plus b plus root d अपॉन 2a। तो आपका ये b कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2 रूट डी अपॉन 2a, 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट डी अपॉन ए।
तो ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू रूट्स रूट डी अपॉन ए कैसे आया। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स ये होता है आपका जहाँ पर पीक पॉइंट ऑफ पैराबोला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखो अल्फ़ा और बीटा ये आपके रूट्स हैं और जो वर्टेक्स है वो बिल्कुल इनके मिड में आता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास इसके पॉइंट्स आ जाते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद मैंने y इक्वल्स टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेनी है और इस तरह से मेरे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, ये अल्फा हो गया, फिर बीटा आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये बीटा हो गया, और इसका क्या है, हाफ, इस तरह से। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं हाफ, ये आपका डिनोमिनेटर से सेम हो गया, रूट डी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू बी अपॉन 2a, टू कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया माइनस बी अपॉन 2a। तो ये वर्टेक्स का हमारे पास एब्सिसा आ गया, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब एक बार ही हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तो हम वाई कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी अपॉन 2a प्लस c, कुछ इस तरह से। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये बी स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c, ठीक है। तो ये a कैंसिल होगी इधर से, और आपको एलसीएम अगर लेते हो तो आपके पास बन जाता है नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये कैसे लिख सकते हैं हम, नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है। तो मतलब y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, नेगेटिव ऑफ d अपॉन 4a। तो मेरे पास जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। बस आपको ये कोऑर्डिनेट्स एज इट इज़ याद रखनी है, ठीक है। हम बार बार इतने स्टेप्स नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए था कि किस तरह से ये वर्टेक्स कैलकुलेट किया गया, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है और y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक तो पैराबोला किस तरह से बनेगा। क्वाइट ऑब्वियस, जो पैराबोला है वो उसका जो फेस होगा नीचे को होगा, फेसिंग डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इस तरह से, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि d की वैल्यू क्या है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 25, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 माइनस 24 दैट इक्वल्स टू 1। तो d की वैल्यू जो 1 है, मतलब d इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये कट करेगा x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो अब हम अगर वर्टेक्स निकालना चाहें, क्योंकि अब तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो वर्टेक्स निकालना चाहें बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनस बी अपॉन 2a, b क्या है 5, तो माइनस बी अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ 3, ठीक है, और d माइनस d अपॉन 4a, d की वैल्यू क्या है 1 माइनस d अपॉन 4 इंटू a नेगेटिव ऑफ 3, ठीक है। कुछ इस तरह से आ गया। इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, 5 अपॉन 6 1 अपॉन 12। तो ये आपके पास आ गए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है पैराबोला बन रहा है, वो वाई एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स कह रहे हैं। ये जो हमारा पीक पॉइंट होता है पैराबोला का, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है वाई एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है इसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सी। तो यहाँ पर जो सी दिया गया होता है बेसिकली वो वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं और हमारे पास जो गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें क्या करना है, फाइंड द साइंस ऑफ ए बी एंड सी। हमें साइंस फाइंड करने हैं, क्या नेगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है। सबसे पहले ए की बात करते हैं इस एग्जांपल में, ठीक है, क्योंकि इट इज़ फेसिंग डाउनवर्ड्स तो ए नेगेटिव होगा, ए इज़ लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, जो सी होता है वो होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट आप देखोगे वो नीचे बन रहा है,
एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो भी लेस देन 0। अभी बी के ऊपर आते हैं। ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये वर्टेक्स से पास कर रही है, ठीक है। और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमें मालूम है क्या होते हैं, दैट इज -b/2a, -d/4a, कुछ इस तरह से। तो ये जो लाइन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x = -b/2a। अब यहाँ देखने वाली ये बात है, क्योंकि ये इधर को जा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि देखो x = -b/2a है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब जो x की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, x = 6, x = 5, कुछ भी ऐसे आनी चाहिए। क्योंकि a तो नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन है, तो x = -b/2a है, a की वैल्यू जो है नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल होंगे, तभी आपके पास ये टोटल वैल्यू जो है पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए, इसको पूरे को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो यहाँ पर b > 0। अब हम बात करते हैं d की, डिस्क्रिमिनेंट की। बेशक इसमें नहीं पूछा हुआ, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट देखो यहाँ पर दो जगह पे कट कर रहा है ग्राफ, तो डिस्क्रिमिनेंट इज > 0, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर दो जगह पे कट कर रहा हो ग्राफ एक्स एक्सिस पे तो डिस्क्रिमिनेंट इज > 0, टच करके जा रहा हो एक्स एक्सिस तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर बिल्कुल ही ऊपर से निकल जाए, मतलब टच करके ही ना जाए, तो जैसे ये वाला केस है, तो इस केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डेट विल बी < 0, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपका x = -b/2a, ये वर्टेक्स है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है आपका c, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, एक तो ये फेसिंग अपवर्ड्स है, स्माइलिंग फेस है, तो a इज > 0, c इज > 0, ठीक है। अब a > 0 है, मतलब a बड़ा है 0 से, मतलब ये पॉजिटिव है, तो -b/2a। अगर b नेगेटिव हो गया तो x = ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ये क्या पॉजिटिव बन जाएगा, x = समथिंग पॉजिटिव, बट ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आऊगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मुझे क्या चाहिए, x = समथिंग नेगेटिव, तो वो तभी पॉसिबल है अगर b यहाँ पर नेगेटिव ना होके पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर b नेगेटिव हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, a क्या है, a आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, तो b इज > 0, ठीक है। b > 0, ये x एक्सिस को टच करने किए बिना जा रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज < 0। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है कि किसके इन कोफिशिएंट्स के क्या क्या साइंस हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे जेईई के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। अब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। नाउ हमें इन सबके ग्राफ बनाने हैं, तो एक एक करके हम ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो पहला है पार्ट आपका क्या है, दैट इज इक्वल टू y = x² - 9, दैट कैन बी रिटन एज x + 3 × x - 3, ठीक है। अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूँ तो आपके x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, दैट इज -3 एंड +3, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि भी ये x एक्सिस को दो जगह कट करके जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये भी पता चल रहा है x² का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव, और ठीक है पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा, पैराबोला होगा, डेट विल बी फेसिंग अपवर्ड्स, इस तरह से। और क्योंकि x एक्सिस, ये x के दो वैल्यूज आई हैं, तो x एक्सिस को दो जगह कट करके जा रहा है, एक होगी आपकी -3 और दूसरी है यहाँ पे +3, ठीक है। और क्या देखते हैं, चलो और हम ये देख लेते हैं, जो b है इसमें देखो, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से, तो b आपका यहाँ पर 0 है, तभी x का कोई भी टर्म नहीं आया हुआ। अगर b 0 हो गया मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं -b/2a, -d/4a, ठीक है। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर x का कोफिशिएंट गायब है, तो वहाँ पर क्या है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो पैराबोला को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, वो इसका y एक्सिस ही होगा, x = 0, ठीक है। तो वर्टेक्स भी कुछ ही हो जाएगा 0, -d/4a इन केसेस में, ठीक है। तो आपका b 0 उसकी वजह से ये आ गया। अच्छा, ये जो हमारा पैराबोला है ये y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वो
इस कांस्टेंट से पता चलता है, जो कि है नेगेटिव ऑफ 9। तो ये बन गया आपका 0, नेगेटिव ऑफ 9, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यही आपका क्या बन जाता है, वर्टेक्स भी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जिसमें बी 0 हो जाता है, ठीक है, जो वर्टेक्स होता है वो क्या हो जाता है, डेट इज इक्वल टू 0, C, इस तरह से। ठीक है, तो बेशक आप इसमें भी जैसे d की वैल्यू होती है b² - 4ac, उसमें b की अगर वैल्यू आप 0 पुट कर देते हो तो आपका c ही निकल जाता है 4। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका पहला का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब दूसरे के ग्राफ के ऊपर आते हैं। y = x² + x - 2। अब अगर इसके मैं फैक्टर्स बनाता हूँ तो वो क्या बनेंगे, x - 1 × x + 2, ये इसके फैक्टर्स बन गए। मतलब अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो मेरे पास x के दो वैल्यूज़ आ गई, x = 1 एंड x = -2। तो एक तो पक्की बात है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका जो पैराबोला होगा इट विल बी फेसिंग अपवर्ड्स। x की दो वैल्यूज़ है तो x एक्सिस दो जगह कट कर रहा है इसको। कौन कौन सी जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +1 है। ठीक है, अब क्वाइट ऑब्वियस जो 0 है कुछ यहाँ पर आ जाएगा, 0 कुछ यहाँ पर आएगा, सॉरी, फिर -1 आ जाएगा, फिर -2। ठीक है, तो 0 अगर यहाँ पर है तो आपका y एक्सिस कुछ इस तरह से पास कर रहा है। ओके, अब इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है और इसकी वैल्यू क्या होती है, x = -b/2a। तो वो क्या बन जाएगी, x = b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, +1 -1 अपॉन a की वैल्यू क्या है, डेट इज़ 1 -1/2, मतलब -12 से ये पास करेगी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, तो जो वर्टेक्स है वो भी आपका जो है बेसिकली यहाँ पर ही होगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। और क्या चीज़ देखने में लायक है, क्योंकि आपका जो c है -2 है यहाँ पे, तो ये जो y इंटरसेप्ट बन रहा है ये वाला, डेट विल बी -2। तो ये वाला जो पॉइंट है जो वर्टेक्स से अलग है, उसकी जो वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट्स की वो होगी 0, -2। ठीक है, गिन चुन के हमारे पास 3 या 4 ही तो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, एक तो a देखना है, a का साइन, b का साइन, c का साइन। ठीक है, इनके हिसाब से आपका पैराबोला तैयार हो जाता है। अब आते हैं c पार्ट पे, y = 4x - 7 - x²। हमारे पास एक सिचुएशन यही बनती है जिसमें माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं, x² - 4x + 7 आ गया, बट अगर आप 7 को स्प्लिट करने की कोशिश करते हो, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही, तो इसका जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज़ है वो डिस्क्रिमिनेंट से आएंगी, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मेथड से आएंगी। ठीक है, तो हमें चलो उन चीज़ों से अभी कोई लेना देना नहीं, हमें तो ये देखना है कि भी ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ, तो पहली बात जो है x² का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव है, इसलिए इसकी जो फेस होगा इट विल बी फेसिंग डाउनवर्ड्स, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम डी कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4 × a × c। ठीक है, तो ये आ गया 16 - 28। ठीक है, 16 - 28 मतलब -12, मतलब d जो है <0 है, मतलब ये x एक्सिस को छू के भी नहीं निकलेगा, ये इस तरह से ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा c की वैल्यू क्या है, आपकी c की वैल्यू है डेट इज़ -7, जो फ्री टर्म है, कांस्टेंट है, c क्या है, -7। तो y एक्सिस जो है पैराबोला को यहाँ पर जो कट करेगा, ये वाली जो वैल्यू होगी डेट विल बी 0, -7। ठीक है, इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = -b/2a, -b मतलब -4/2a, 2 × -1। ठीक है, डेट इज इक्वल टू 2। तो ये जो मतलब लाइन है इसकी इक्वेशन है x = 2। ठीक है, तो ये x = 2 है, तो ये वाला जो पॉइंट है डेट इज इक्वल टू 2, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इतनी सारी चीज़ें निकल जाती हैं जब हम ग्राफ बनाने पे आते हैं। ठीक है, सिमिलरली द लास्ट वन, वो कैसे करना है। ठीक है, आपके पास y = -14 + 9x - x² है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करता हूँ, नेगेटिव कॉमन x² - 9x + 14, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, वो कैसे बन रहे हैं, माइनस ये बन रहा है x - 2 x - 7, यही बन रहे हैं आपके फैक्टर्स। ठीक है, ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं। अब क्योंकि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इट विल बी फेसिंग डाउनवर्ड्स, पहली चीज़।
अब यहाँ पर स्प्लिटिंग तो हो ही चुकी है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो एक्स एक्सिस इसको दो जगह पे कट करके जाएगा इस तरह से। एक तो होगा 2 पे और दूसरी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 7। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस कहाँ पर है। अगर हम कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट कितना है, दैट इज -14, तो वाई एक्सिस आपका यहाँ पर कहीं पर है, जो पैराबोला को यहाँ पर कट करके जा रहा है, और ये वाली जो वैल्यू है 0, -14। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन निकालनी है, x इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है, माइनस बी मतलब x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b मतलब -9/2 इंटू -1 मतलब 9/2। तो ये जो x इज इक्वल टू 9/2 जो है इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो इस तरह से आपने ग्राफ बना लिया।